हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। और हमारे 40 प्लस नंबर की सीरीज को, जिसको हमने बिल्कुल पहली बार स्टार्ट किया है आप सभी लोगों के लिए, और जिसमें हम लोगों ने सुबह इनऑर्गेनिक की इस 40 नंबर की सीरीज का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, और अब हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करके हमारा आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सफाया कर देंगे। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा इन 2 लेक्चरों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो चीजें बताई हुई हैं वो, और जो प्रैक्टिस के तौर पर मॉडल पेपर दिए हुए हैं ये 3 चीजें जो बच्चा कर लेगा अभी विद इन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, मॉडल पेपर आपको खुद की प्रैक्टिस के तौर पर यूज करने हैं। और मैं यहाँ पर 40 प्लस नंबर का जिससे आप पास हो जाएंगे वो 2 क्लासेस में आपको सुबह बता चुका, और दूसरी क्लास हमारी ये है। तो इन 3 पोर्शंस को जो बच्चा कर लेगा वो अपना इनऑर्गेनिक पर एक पेपर और एक पेन लो, और उस पर इनऑर्गेनिक लिख करके लिख देना मैं पास हो जाऊंगा या मैं पास हो जाऊंगी। मतलब कि इनऑर्गेनिक की टेंशन खत्म। कल हम आपकी एनालिसिस की टेंशन खत्म करा देंगे, परसों फार्मास्यूटिक्स की, नेक्स्ट डे एचएपी की। यानी कि अब हम लोग अगले 4 दिन में इतना पढ़ लेने वाले हैं कि जो बच्चा अभी तक सही से जो मैं बोलता जा रहा हूं वैसा करता हुआ आ रहा है, तो वो अगले 4 दिन में यानी कि 4 तारीख तक वो अपने एक जो पेपर बनाया है उस पर वो ये लिख देगा कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में पास हो जाऊंगा और हो जाऊंगी। अब पास होने के बाद में मैंने आपको दूसरा स्टेप क्या बताया था कि पहला स्टेप होता है पास होना, दूसरा स्टेप होता है टॉपरों की लिस्ट में आना। फिर हम लोग अगले नेक्स्ट 4 to 5 डेज उसी के रिगार्डिंग चीजों को करेंगे कि हम लोग किस प्रकार से टॉपरों की लिस्ट में आ सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारे पास में कहीं ना कहीं अब कम से कम 7 से 8 दिन नया टाइम टेबल के अकॉर्डिंग और ऐड हो गए हैं। तो अभी तक हम लोग सोचे थे कि हम पास कैसे हों, बट अब हम लोग टॉपरों की लिस्ट में भी जा सकते हैं जो हमें ये टाइम मिला है ना। अभी मैं टॉपर बनने वाली बात नहीं कर रहा हूं, अभी जस्ट मैं इतनी बात कर रहा हूं कि अभी हम टॉपरों की लिस्ट में ऐड हो सकते हैं। जी हाँ, ठीक है जी। तो जल्दी से फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाले इमोजी के साथ में कंफर्मेशन देंगे, आर यू रेडी फॉर टुडे सेशन, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। और फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बेटा जी जोश दिखा दीजिए अपना चैट सेशन में फटाक से, आर यू रेडी। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। चलिएगा बेटा जी, ओके। अब यहां पर देखिएगा हमारा अगला टॉपिक है जो इंपोर्टेंट की सीरीज में हमारा है, वो है एंटा एसिड। अब देखिए आखिर एंटा एसिड हमारे होते क्या है, सबसे पहले तो यही सोचने वाली बात है। बड़े ही सिंपल और सरल ये हमारे क्वेश्चंस रहते हैं। और मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे जो आपका फाइनल प्रैक्टिकल होगा, जब उसका वाइवा होगा, जो बाहर से एग्जामिनर आता है वो भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। अब मैं आपको सिंपल और सरल भाषा में बोलूं तो एंटासिड क्या होता है, जब हमारे स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, यानी कि क्या जो HCl है उसका सिक्रेशन बढ़ जाए, नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाए, तो इन दैट कंडीशन हम हमारे क्या करते हैं, उस डिसीज को ठीक करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, बाहर से हमारे बेसिक ड्रग्स देते हैं। बेसिक मतलब क्या, जो एल्कलाइन इन नेचर की रहती है ना। अब जब स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ गया तो उस कंडीशन को, उस बीमारी को, उस चीज को क्या बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं बेटे हम लोग हाइपर क्लोरोहाइड्रिया। क्या बोलते हैं, हाइपर क्लोरोहाइड्रिया। और हाइपर क्लोरोहाइड्रिया को ही ठीक करने के लिए जिन एजेंट्स का यूज किया जाता है उन्हीं को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, एंटा एसिड्स बोला जाता है। उन्हीं को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, एंटा एसिड्स बोला जाता है। यानी कि एंटा एसिड हमारी बेसिक इन नेचर प्रिपरेशन रहती है, और जो एसिड के प्रोडक्शन जब इंक्रीज हो जाता है उसको क्या है, नॉर्मल लेवल तक लाने का कार्य करती है। ठीक है जी। तो एंटा एसिड क्या होता है बेटा जी, हमारे एंटा एसिड क्या होता है, हमारी ऐसी प्रिपरेशन होती है जो कि एल्कलाइन इन नेचर होती है, और जब हमारे स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, उस कंडीशन को ठीक करने के लिए हमारा जो एजेंट्स का यूज किया जाता है उन्हीं को एंटासिड बोलते हैं।
अब जब एसिड का प्रोडक्शन क्यों जाता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपर क्लोरोहाइड्रिया बोलते हैं, हाइपर क्लोरोहाइड्रिया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो हमारे एंटासिड रहते हैं वो क्या न्यूट्रलाइज करते हैं स्टमक एसिड को, और हमारे क्या ओवर द काउंटर मेडिसिन रहती है हमारी। ओवर द काउंटर मेडिसिन कौन सी रहती है, ओवर द काउंटर मेडिसिन वो रहती है जो बेसिकली क्या बेटा जी बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे दी जाए, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, यानी कि जिनको लेने के लिए हमें कोई प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं हो, ऐसी हमारी प्रिपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी ओटीसी ड्रग बोलते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग। ठीक है, अब जैसे हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं इनो का। अब आपको अगर जो इनो लेने जाना है, आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो क्या मेडिकल स्टोर वाले आपसे ये बोलेंगे कि भाई पहले एक डॉक्टर से लिखवा करके लेके आ गया तभी मैं तुझे इनो दे सकता हूं? क्या ऐसा बोलेंगे? क्या नहीं बोलेंगे, वो आपको डायरेक्टली ऐसे ही इनो दे देंगे बिना प्रिस्क्रिप्शन के। आप मेडिकल स्टोर पे जाइए, बोलिए भैया पैरासीटामोल चाहिए, तो वो आपको ये बोलेंगे क्या पहले डॉक्टर से लिखवा करके लेकर के आओ? नहीं, आपको वो ऐसे डायरेक्टली पैरासीटामोल दे देंगे। हाँ, हमारी सेडेटिव हिप्नोटिक जो मेडिसिन रहती है, एंटीबायोटिक्स रहती है, ये हमारी क्या है, ऐसी मेडिकेशंस है जिनको प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दिया जा सकता। बट इंडिया है, हर प्रकार की मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आ रही बात समझ में? चलिएगा जी, आगे मूव करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली एंटासिड का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमारे एंटासिड की कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि व्हाट आर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड। एंटासिड की आइडियल प्रॉपर्टीज बेटा जी बड़ी ही सिंपल सी रहती है हमारी, जो आपको 4 से 5 याद रखने। सबसे पहले क्या कि हमारा जो एंटासिड्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, हमारे वाटर इनसोल्यूबल रहेंगे। दूसरा हमारा क्या है, वो सिस्टमिक एल्कलोसिस कोज नहीं करेंगे, इजीली एब्जॉर्ब नहीं होंगे, है ना। उनको लेने के बाद में कैथार्टिक्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, लग्जेटिव या परगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए उनका। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा जी, हमारी एक अच्छे एंटासिड की प्रॉपर्टीज होती है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या रहते हैं बेटा जी, एक अच्छे एंटासिड क्या गए कि हमारा क्या वाटर इनसोल्यूबल होने चाहिए, साथ ही साथ उनका पार्टिकल साइज फाइन होना चाहिए, साथ ही साथ बात की जाए तो वो इजीली एब्जॉर्बेबल नहीं होने चाहिए, शुड नॉट बी इजीली एब्जॉर्बेबल। आगे बात की जाए तो हमारा क्या है, कॉन्स्टिपेशन कोज नहीं करने चाहिए। बात की जाए तो हमें लग्जेटिव की तरह इफेक्ट नहीं शो करना चाहिए। आगे बात की जाए तो रैपिड इफेक्ट इनका शो होना चाहिए। आगे बात की जाए तो बेटा जी क्या हमारा सिस्टमिक एल्कोलोसिस कोज नहीं करने चाहिए। बात की जाए हमारा पेप्सिन को इनहिबिट करने चाहिए, हमारे ये नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। तो ये हमारी क्या बेटा जी कुछ सिंपल सी आइडियल प्रॉपर्टीज है हमारी एंटासिड की, और इजीली अवेलेबल होने चाहिए, ऐसे नहीं कि इनके लिए दर 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 भटकना पड़े। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है बेटा जी सिंपल सी आइडियल प्रॉपर्टीज है एंटासिड की, जहां से 2 नंबर में भी क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चों, है ना। हमारा इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब मैं अगर जो बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म, तो 2 तरीके के एंटासिड होते हैं। तो एक होता है सिस्टमिक एंटासिड और दूसरा होता है बेटा जी हमारा क्या नॉन सिस्टमिक एंटासिड। अगर जो मैं बात करूं सिंपल और सरल भाषा में, सिस्टमिक एंटासिड वो एंटासिड है जो आइडियल प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता। वाटर इनसोल्यूबल होना चाहिए, वाटर सोल्यूबल होगा, ठीक है। इजीली एब्जॉर्बेबल नहीं होना चाहिए, इजीली एब्जॉर्ब होगा। सिस्टमिक एल्कोलोसिस कोज नहीं करना चाहिए, सिस्टमिक एल्कोलोसिस कोज करेगा। तो जो भी आइडियल प्रॉपर्टीज है उसका सबका विपरीत कार्य करेगा सिस्टमिक एंटासिड। नॉन सिस्टमिक एंटासिड जो कंप्लीटली आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड को फॉलो करता है ना, पुअरली एब्जॉर्बेबल रहेगा हमारा ये, है ना, वाटर इनसोल्यूबल रहेगा हमारा ये, रैपिड एक्शन शो करेगा, कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होगा, सिस्टमिक एल्कोलोसिस कोज नहीं करेगा। अब हमारे सिस्टमिक एंटासिड का एग्जांपल कौन सा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और नॉन सिस्टमिक एंटासिड का एग्जांपल होता है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात करते बेटा जी यहीं पर हम लोग आगे की तरफ मूव करते करते कि जो सिस्टमिक होते हैं हमने आपको बता दिया, नॉन सिस्टमिक क्या होते हैं हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पर क्या है, नॉन सिस्टमिक के अंदर हमारे एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड, क्योंकि बहुत सारे होते हैं नॉन सिस्टमिक के अंदर, जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फोस्फेट, बाई एल्यूमिनियम कार्बोनेट डीऑक्सी, एल्यूमिनियम अमोनियम एसिटेट। हमारे मैग्नीशियम कंटेनिंग कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड रहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, ट्राई बेसिक कैल्शियम फोस्फेट हमारा मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड रहेंगे, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, मैग्नीशियम पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम फोस्फेट। ये हमारे अलग अलग एंटासिड्स रहते हैं, बट मेनली हमारा क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। और अगर जो हम लोग बात करें कि हमारे एंटासिड को कॉम्बिनेशन में भी यूज किया जाता है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या है कि 2 एंटासिड को एक साथ में यूज किया जाता है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड यानी कि कॉम्बिनेशन में एंटासिड को क्यों यूज किया जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है।
देखिएगा कोई भी सिंगल एंटासिड ऐसा नहीं होता है, एंटासिड ऐसा नहीं होता है जो कंप्लीट आइडियल प्रॉपर्टीज को फॉलो करे, जो कंप्लीट आइडियल प्रॉपर्टीज को फॉलो करे। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी सिंगल एंटासिड ऐसा नहीं है कि जो सभी आइडियल प्रॉपर्टीज को फॉलो करे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने आपको क्या बताया था कि हमारा क्या कॉन्स्टिपेशन कोज नहीं करना चाहिए। अब क्या होगा कि मैंने ए प्लस बी एंटासिड एक साथ में लिया, ठीक है जी। अब ए एंटासिड क्या करता है, जल्दी काम करता है, रैपिड तो एक्शन शो करता है, पर ये साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन भी करता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, है ना, कब्ज भी कोज करता है। बट अगर जो मैं इसके कॉम्बिनेशन में बी को लेता हूं तो बी कॉन्स्टिपेशन होने से रोकता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। तो डेट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, हमारे एंटासिड को बेसिकली बेटा जी हमारे क्या है कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। कम से कम बेटा जी 6 पॉइंट तो आपको लिखने ही पड़ेंगे अगर जो आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आएगा। वैसे ऐसा कुछ भी यहां पर घबराने वाली बात नहीं है। पता लग गया कि हम लोग एंटासिड को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, जैसे कि कौन से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट हमारा, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट और एंटासिड मिक्सचर हमारा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। तो हमारे क्या कॉम्बिनेशन है बेटा जी किसके, हमारे एंटासिड के। ठीक है, चलिएगा आगे की तरफ बात करते हैं। तो हमारा ये प्रिपरेशन और हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हो। ओके, चलिएगा आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे बात करते हैं हमारे किसके बारे में, हेमेटेनिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी, हमारे हेमेटेनिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर जो आप लोग यहाँ पर देखोगे तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली हमारा हेमेटेनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए अगर जो हेमेटेनिक्स के बारे में बात की जाए तो बेटा जी जो हमारी ब्लड सेल्स रहती हैं वहां पर जब हमें कोई हमारा इफेक्ट देखने को मिलता है, बेसिकली वहां पर हमारा हेमेटेनिक्स का रोल आता है। ठीक है जी, वहां पर अब देखिए जैसे हमारा एक्सिपिएंट्स है कफ के लिए, हेमेटिक्स है हमारे वोमिटिंग कोज कराने के लिए। अब हेमेटेनिक्स क्या होते हैं हमारे, कि हेमेटेनिक्स इज अ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ ब्लड सेल इन द प्रोसेस ऑफ हेमेटोपोइसिस। हमारा कि हेमेटोपोइसिस की कंडीशन में जो हमारी ब्लड सेल्स है ना, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना फॉर्मुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसका उतना फॉर्मुलेशन हो पाए वहां पर हमारी हेल्प करता है कौन, हमारे हेमेटेनिक्स, है ना। हम तो हेमेटोपोइसिस हमारी कंडीशन है, तो जो मेन हेमेटेनिक्स रहता है वो हमारा क्या रहता है, आयरन रहता है। जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है तो वहां पर हमें आयरन की आवश्यकता पड़ती है ना। B12 की डिफिशियंसी हो जाती है तो B12, है ना, फोलेट्स हमारे डिफिशियंसी इन द हेमेटेनिक्स कैन लीड टू अनीमिया। अगर जो हेमेटेनिक्स में डिफिशियंसी हो जाए तो हमारे वो क्या करते हैं बेटा जी, अनीमिया को कोज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया आपको आयरन डिफिशियंसी अनीमिया का। ठीक है जी, अगर जो हम लोग बात करते हैं तो केस ऑफ द हेमेटेनिक्स डिफिशियंसी, हेमेटेनिक्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड एज मेडिकेशन और इन ऑर्डर टू इंक्रीज द हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द ब्लड। हमारा बेसिकली तो हमारा क्या होता है कि जब हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा हेमेटिक हमारा डिफिशियंसी हो जाती है तो इन दैट कंडीशन हम लोग हेमेटेनिक्स हमारी मेडिकेशंस का यूज करते हैं, जो कि हमारा क्या करता है, इंक्रीज कर देता है हीमोग्लोबिन कंटेंट हमारे ब्लड के अंदर, जिसके कारण जो हमारी ब्लड नामक जो हमारी ब्लड के अंदर जो होने वाली जो बीमारियां हैं वो बेसिकली हमारी ट्रीट होती है। ओवरऑल हम लोग यहाँ पर ये चीज बोल सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिएगा प्रिपरेशंस की बात कीजिए तो आयरन डेक्स्ट्रिन हमारा यहाँ पर रहेगा IVIM के थ्रू दिया जाता है ना। आयरन सोर्बिटल हमारा या फिर सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स हमारा रहेगा, हम लोग IM के रूट के थ्रू इंट्रामस्कुलर देते हैं हम इसको, है ना। फेरस सल्फेट हमारा रहेगा जिसको हम लोग इंट्रामस्कुलर देते हैं। तो हमारी अलग अलग प्रिपरेशंस रहेगी। अब हमारे क्या है हेमेटेनिक्स के अंदर जो दोनों एग्जाम्पल्स दिए हैं फेरस सल्फेट का, और आप लोग इन दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स को अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बेटा जी, तो यही हमारा क्या बेटा जी हेमेटेनिक्स है जो हमारा 4th यूनिट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे रेडियो फार्मास्यूटिकल के बारे में, जहां पर हम लोग बात करेंगे हमारा अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन के बारे में। देखिए अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन के बारे में बात की जाए तो बेटा जी जो हमारा अल्फा रेज होती है बेसिकली हमारा क्या रहता है, जो इनका पार्टिकल साइज होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इस वजह से जो इनकी पेनिट्रेशन पावर रहती है बहुत ज्यादा लो होती है। चार्ज दो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं और नेगेटिव शील्ड की तरफ हमारे ये क्या है डाइवर्ट होते हैं। बात की जाए तो हमारा रेडियो एक्टिव हमारा क्या है बेसिकली यहाँ पर लार्ज रहती है। स्पीड की बात की जाए तो स्पीड स्लो रहती है, क्योंकि देखिए एक मोटा ताजा आदमी है, जैसे मैं बात करूँ कि हमारा जो एलिफेंट है एंड जो हमारा टाइगर है दोनों में कौन तेज भागेगा, तो ऑब्वियसली एलिफेंट स्लो भागेगा बिकॉज उसका साइज थोड़ा बड़ा है। ठीक है जी, आयनाइजेशन इफेक्ट की बात करें तो आयनाइजेशन इफेक्ट हमारे अल्फा रेज का हमारा क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है। वही बीटा रेज के बारे में बात करें तो हमारे क्या इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं, यानी कि हमारे नेगेटिव चार्ज कंटेन करेंगे, पॉजिटिव शील्ड की तरफ हमारे डाइवर्ट होते हैं हमारे। उसमें इनका जो पार्टिकल साइज है वो बहुत छोटा रहता है,
लगभग 800 गुना छोटा रहता है, 800 से 8000 गुना छोटा रहता है अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में। पेनिट्रेशन पावर इनकी हाई रहती है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। जो बीटा पार्टिकल्स है उनकी पेनिट्रेशन पावर 100 गुना ज़्यादा रहती है, और जो ये जो स्पीड रहती है बेसिकली बीटा पार्टिकल्स की फास्ट रहती है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आयोनाइजेशन इफेक्ट के बारे में, तो बीटा पार्टिकल्स का आयोनाइजेशन इफेक्ट क्या होता है, वीक होता है। बात की जाए गामा पार्टिकल्स के बारे में, तो गामा पार्टिकल हमारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि हमारी क्या है, वेव लाइक ट्रेवल करते हैं। और गामा पार्टिकल्स की बात की तो उनकी पेनिट्रेशन पावर बीटा पार्टिकल्स से 100 गुना ज्यादा होती है, तो ओवरऑल 10,000 गुना ज्यादा हो जाती है अल्फा पार्टिकल्स से गामा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर। अगर जो बात की जाए गामा पार्टिकल्स की, तो कोई चार्ज कंटेन नहीं करते गामा पार्टिकल्स, क्योंकि कि आप जब देखोगे तो जब हमारा रेडिएशन रहता है तो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो अपना है, जहाँ से रेडिएशन हमारा बाहर आ रहा है, अल्फा पार्टिकल्स हमारे नेगेटिव शील्ड की तरफ डाइवर्ट होते हैं, बीटा पार्टिकल्स हमारे पॉजिटिव शील्ड की तरफ डाइवर्ट होते हैं, और गामा पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं जी, गामा पार्टिकल्स हमारे सीधे निकल जाते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज गामा पार्टिकल्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा जो स्पीड होती है गामा पार्टिकल्स की, वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। और लाइट की स्पीड कितनी होती है, एक बार फटाक से चैट सेशन बताइएगा। और अगर जो आयोनाइजेशन की बात करें तो हमारा क्या होता है, गामा पार्टिकल का आयोनाइजेशन बेहद ही ज्यादा वीक होता है प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं अगर जो हम लोग, और आगे मूव करते हैं हमारे कुछ डिटेक्टर्स के बारे में बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के अंदर। जैसे हम लोग बात करेंगे गैस फील्ड डिटेक्टर के बारे में। गैस फील्ड डिटेक्टर के अंदर हमारा सबसे पहले आता है आयोनाइजेशन चैम्बर, है ना, हमारा क्या जाता है, आयोनाइजेशन चैम्बर। अब आयोनाइजेशन चैम्बर आप लोग अगर जो यहाँ पर देखोगे तो हमारा क्या एक रेडियो एक्टिव सोर्स लगा हुआ है, जिससे हमारी क्या रेडिएशन यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर हमारा क्या एक चैम्बर बना हुआ है, ठीक है जी, एक ये चैम्बर बना हुआ है, गैस चैम्बर बना हुआ है, जिसके अंदर हमारा क्या रहेगा, एक पॉजिटिव शील्ड है, एक नेगेटिव शील्ड है। अब जो पॉजिटिव रेडिएशन रहेगा वो नेगेटिव की तरफ डाइवर्ट होगा, नीचे की तरफ देख रहे होगे आप, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो नेगेटिव वाला है पॉजिटिव की तरफ जाएगा। यहाँ से हमारा एक क्या है, चार्ज जो कि हमारा एक एम्पलीफायर कैरी कर रहा है कि कितना चार्ज बेसिकली यहाँ पर हमारा जनरेट हो रहा है। तो यही सब कुछ हमारा क्या है बेटा जी, हमारा बेसिकली आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर होता है। और एक किसका पार्ट है, हमारा एक गैस फील्ड डिटेक्टर का। आप गैस फील्ड डिटेक्टर क्यों, क्योंकि जो हमारा ये व्हाइट वाला चैम्बर आपको दिख रहा है, इसके अंदर हमारी गैस ही फिल होती है। ठीक है जी। आगे अगर जो हम लोग बात करते हैं हमारा प्रोपोर्शनल काउंटर के बारे में, तो प्रोपोर्शनल काउंटर के बारे में बात की जाए तो बेटा जी थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है। प्रोपोर्शनल काउंटर में हमारा क्या रहेगा, एक इनलेट रहेगा जहां से हमारा क्या है, गैस बेसिकली एंटर करेगी, और एक हमारा क्या है, आउटलेट रहेगा जहां से गैस हमारी बाहर की तरफ आएगी। ये क्या है, जो ये जो साइड वाली शील्ड है यहाँ पर, ये हमारी क्या रहेगी बेटा जी, सिंपल सा हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा ये कैथोड रहेगा। और जो ये सेंटर वाली शील्ड है, ये हमारा क्या रहेगा बेटा जी, एनोड रहेगा। पार्टिकल्स हमारे जो नेगेटिवली रहेंगे पॉजिटिवली रहेंगे, वो उनके अकॉर्डिंग डाइवर्ट होंगे। और यहाँ पर हमारा क्या है, सिंपल सा हमारा रेडिएशन को डिटेक्ट करके, और हमारा कितना बेसिकली यहाँ पर चीजें कैसे चार्ज जनरेट हो रहा है वो यहाँ से हमारा डिटेक्ट होता है। तो रीड आउट इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर रहेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे किसके अंदर आती है, हमारे प्रोपोर्शनल काउंटर के अंदर आती है। बट सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे पुराना और सबसे एक्यूरेट रिजल्ट बताने वाला हमारा जीएम काउंटर, यानी कि गीगर मूलर काउंटर मेथड हमारा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। बस क्या है कि ये पुराने टाइम का है, 1928 के टाइम का है हमारा। और गीगर और मूलर दो हमारे बेसिकली यहाँ पर साइंटिस्ट थे, एक गीगर सर थे, दूसरे मूलर सर थे, जो जर्मनी के थे, जिन्होंने 1928 में बेसिकली इसको डेवलप किया था। सबसे ज्यादा हमारा अगर जो देखा जाए, एनी हाई गेन एम्पलीफायर एंड कैन डिटेक्ट अल्फा बीटा गामा रेडिएशन इजीली। एक तो इजीली डिटेक्ट कर सकता है, दूसरा सबसे ओल्डेस्ट रेडिएशन डिटेक्टर है हमारा ये, लो कॉस्ट रहता है, सिंपलिसिटी है, और हमारा क्या है, एक्यूरेट रिजल्ट हमें यहां से देखने को मिलता है। तो गीगर मूलर को इतना ज्यादा लार्ज स्केल पर क्यों नहीं यूज किया था, क्योंकि आपने देखो पुरानी मशीन, जैसे आपने देखो पुराने टाइम का कंप्यूटर्स पूरे एक कमरे में भरा रहता था, एक कंप्यूटर। अब क्या है कि फिर उसको एक टेबल पर लाएगा, और अब लैपटॉप आ गया है ना, और अब तो मिनी मैक आ गए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें कि टैब बना लो, कीबोर्ड अलग कर लो, सब चीजें तो मॉडिफिकेशंस आते गए। बट ओल्ड इज गोल्ड वाला कॉन्सेप्ट उसको कोई भी नहीं बीट कर पाया। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल बताऊं, ये हमारा क्या है, जो पैनल है जो हमने सबसे पहले लिया था, अब से 2022 में सितंबर में हमने इस पैनल को लिया था। फिर हम लोगों ने 2023 में मार्च में आते आते एक और स्टूडियो सेटअप स्टार्ट किया।
अब उतने ही टाइम में ये हमारा क्या था कि 8 वर्जन था, उतने ही टाइम में 6 से 7 महीनों के टाइम पीरियड में ही जो हमारा वर्जन था वो कौन सा आ चुका था, 11 आ चुका था। बट इस वाले पैनल की और उस 11 वाले वर्जन के पैनल का अगर जो मैं कंपैरिजन करूं तो इस पैनल पर मैं खड़ा होकर के पूरा 24 घंटे भी शूटिंग कर सकता हूं, ये कुछ नहीं करेगा। और वो अगर जो मैं उस पर 6 घंटे भी वर्क कर लूँ तो वो बेचारा क्या बोलेगा कि भैया हमें पहले थोड़ा सा रेस्ट दो, वरना वो हैंग करने लगेगा। और जब हमने कंपनी को रेज करी तो उन्होंने बोला कि सर चीजें मॉडिफाई हुई हैं, बट ओल्ड इज गोल्ड वाज द बेस्ट कॉन्सेप्ट एंड कंपनीज का ओल्ड इज गोल्ड हमेशा बेस्ट रहता है। ये बात आप लोगों को 101% पता होगा। ये हमारा क्या होता है बेटा जी, अलग अलग डिटेक्टर्स है जो हमारे एग्जाम में गीगर मुलर काउंटर तो बार बार पूछ लिया भी जाता है। अगर जो हम लोग बात करें हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल के बारे में कि रेडियो एक्टिव मटेरियल की हैंडलिंग किस प्रकार से की जाती है, कैसे उनका स्टोरेज किया जाता है, तो देखिएगा बड़ा ही सिंपल सा हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है बेटा जी। अगर जो हम लोग बात करें तो देखिएगा, अगर जो मैं हैंडलिंग की बात करूं तो देखिएगा कि ग्रेटर केयर मस्ट बी टेकन इन द हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल सो एज दे प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट। देखिए रेडिएशन, अब जैसे अभी आपने देखा होगा कि युद्ध का माहौल बना हुआ है ना, काफी सारे देश इसमें टूटेंगे, काफी सारे देश इसमें आएंगे, तो क्या है कि परमाणु हमले की भी बात हो रही है, ठीक है जी। अब वो क्यों हो रही है, वहां पर वो क्या है, रेडिएशन ही तो है ना। क्योंकि रेडिएशन क्या करता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट करता है। तो हम लोगों को जो हमारे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं उनको इस प्रकार से स्टोर करके रखना पड़ता है ना, हमारा बेसिकली कि उससे कोई भी पीपल को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना देखने को मिले, है ना। यहाँ पर अगर जो बात करें तो जैसे आपने देखा होगा कि रोबोट 2.0 मूवी थी, रोबोट 2.0 मूवी थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो वहां पर रेडिएशन के बारे में ही तो बात हो रही है। जो हमारे ये टावर्स लगे हुए हैं ये सब क्या करते हैं, रेडिएशन ही तो फैला रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पर आप लोगों को बताई गई है। अब यहाँ पर अगर जो हम लोग देखेंगे तो क्या है, द रेडियो एक्टिव मटेरियल आर स्टोर्ड इन द रिमोट एरियाज। अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा क्या जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है उनको कहाँ है, रिमोट एरियाज में स्टोर करके रखा जाता है। क्यों, ताकि कि पीपल उनके कॉन्टेक्ट में ना आ पाए, उनको कोई भी हार्मफुल इफेक्ट देखने को ना मिले, ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात करें जो हमारा अल्फा और बीटा इमिटर्स रहते हैं उनको हम लोग क्या बेटा जी हमारे मोटे ग्लास के कंटेनर के अंदर स्टोर करते हैं। वहीं पर जो हमारे गामा पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग लेड के कंटेनर के अंदर हम लोग स्टोर करके रखते हैं। अगर जो आप लोग यहाँ पर आएंगे आगे की तरफ तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक डायग्राम, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर आप देखिएगा कि जो हमारा आयोडीन 131 होता है ये बीटा और गामा दोनों इमिटर होता है हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा आयोडीन 131 है पहले इसको क्या है बेटा जी हमारे मोटे ग्लास के चैम्बर के अंदर स्टोर करते हैं और फिर उसके बाद में इसको एक लेड के कंटेनर के अंदर स्टोर करते हैं। क्योंकि बीटा पार्टिकल्स को तो हमारा ये ग्लास चैम्बर ही रोक देगा, बट जो गामा पार्टिकल्स है उनको ये लेड चैम्बर रोकेगा। डेट्स वाई हम लोगों ने ये बेसिकली डबल प्रोटेक्शन यहाँ पर करी, क्योंकि भाई क्या है वो बोलता है ना कि रिस्क नहीं लेने का है। ओके, अगर जो हम लोग बात करें यहाँ पर हमारी एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटोप से भी क्वेश्चन आ जाता है बेटा जी। तो साइंटिफिक रिसर्च, एनालिटिकल डायग्नोसिस और थेरेप्यूटिक यूज के लिए हमारा बेसिकली यूज किया जाता है। रेडियो आइसोटोप इन डायग्नोस में हमारा कैसे काम आता है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर हमारा साइनोकोबैलियन हमारा है, इसको हम लोग यूज करते हैं हमारा क्या ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट के लिए। अगर जो हम लोग बात करें फेरस सिट्रेट के लिए तो हमारा किसके लिए, इंजेक्शन फाइंड हिमोलॉजिकल डिसऑर्डर हमारे जो रहते हैं। कोलोइडल गोल्ड के बारे में बात करें तो हमारा क्या रहता है बेटा, जिसको यूज किया जाता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन इन द लीवर के अंदर कैसा ब्लड सर्कुलेशन है उसकी स्टडी करने के लिए। तो ऐसे अलग अलग हमारे क्या है रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स है जिनको किसी चीज की किसी ना किसी बीमारी के डायग्नोज के लिए यूज किया जाता है। थेरेपी के लिए जैसे हमारा बोरोन 10 है, बोरोन 10 को हम लोग यूज करते हैं हमारे ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए। फोस्फोरस 32 है, उसको हम लोग यूज करते हैं आरबीसी का जो एक्सिस प्रोडक्शन हो रहा है वो बोन मैरो के अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए, है ना। अगर हम लोग बात करें हमारा लेड 212 को हम क्यों यूज करते हैं बेटा, बेसिकली ताकि हम लोग क्या है मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज है किसके लिए, जो हमारा कैंसर ट्रीटमेंट है उसके साथ में अटैचमेंट किया जा सके। तो ये हमारे अलग अलग हमारे रेडियो एक्टिव या फिर रेडियो आइसोटोप्स हैं जिनको हम लोग यूज कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। अगर जो हम लोग बात करते हैं कि हमारा रिसर्च के अंदर और हमारे स्टेरिलाइजेशन के बारे में, तो हमारा एक्सीलेंट बायोलॉजिकल एंड मेडिकल स्टडी कैन बी कैरिड आउट विद रेडियो एक्टिव आइसोटोप एज ट्रैकर्स। हमारे जर्नली कार्बन 14 एंड टाइटेनियम आर मोस्ट कॉमनली यूज। रिसर्च के अंदर हमारा जर्नली कौन सा, टाइटेनियम और कार्बन 14 का हमारा मेनली यूज किया जाता है। अगर जो हम लोग स्टेरिलाइजेशन के बारे में बात करें तो हमारा क्या स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिए
कि कंप्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारी क्या है कि जब हम किसी का ऑपरेशन करते हैं, हम नहीं मतलब कि डॉक्टर्स जब ऑपरेशन करते हैं तो आईसीयू में क्या होता है कि जो सीजर रहती है या फिर कोई भी क्लिप है, फिर कुछ भी XYZ, सब कुछ स्टरलाइज किया जाता है। स्टराइल क्यों किया जाता है? बिकॉज स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पेन को स्टरलाइज कर लिया, तो इस पेन के ऊपर अब एक भी बैक्टीरिया नहीं बचेगा। बैक्टीरिया तो छोड़ो, इसके ऊपर बैक्टीरिया की डेड बॉडी भी नहीं बचेगी। इसी वजह से एक लाइन में बोला जाता है कंप्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वही चीज यहाँ पर आ जाती है हमारी, क्या है यहाँ पर बेटा, बेसिकली देखा जाए तो लाइक विटामिन, हॉर्मोन्स, एंटीबायोटिक्स कैन बी सेफली स्टरलाइज्ड बाय स्टोर रेडिएशन सोर्सेज, जैसे कि हमारा कोबाल्ट 60 यूज फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। हमारे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी मैं आपको बता रहा था उनको स्टराइल करने के लिए हमारे कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग शॉर्टली इस डायग्राम, इस चार्ट के थ्रू क्विकली याद करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ये एक टेबल चार्ट भी इनबिल्ड किया हुआ है। तो यही आप लोगों का क्या है बेटा जी, बड़ा ही सिंपल सा कंप्लीट आप लोगों का 2025 के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैंने सुबह और अब की क्लास में बताया है, इन दोनों ही क्लासेस का अगर जो आप पूरा का पूरा मर्ज कर दोगे और आप इतना पढ़ लोगे तो आपका 40+ नंबर का फाइनल एग्जाम में यहीं से आने वाला है। ठीक है, ठीक है बेटा जी। तो अब आप लोगों को देखे, ये टाइम वो नहीं है कि जहां पर आप लोगों को चीजें समझाई जा सके। आप लोगों को अगर जो चीजों को समझना है तो आप आइए पहले दिन से सेमेस्टर में, और फिर आप हमें बताइएगा कि हमने आपको बेसिकली समझा पाए या नहीं समझा पाए। परंतु अभी इसी तरीके से हमें पढ़ना होगा, और आप इस क्योंकि कि अभी 2x पर मैं पढ़ाऊंगा, आप 2x पर लेक्चर को करके देखोगे 4x स्पीड हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी। तो ये आप लोगों का सिंपल सा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो हमने आज आप लोगों को बता दिया। अच्छा, स्पीड कैसी लगी? स्पीड अच्छी लगी या नहीं लगी? यस और नो? और दूसरी चीज ये कि जान करके खुशी हो रही है कि हाँ मैं 40 नंबर का तो कर लूंगा, कर लूंगी। यस और नो बेटा जी? जल्दी से बताएंगे। सर आप स्पीड में बता रहे थे फिर भी समझ में आ रहा था। हाँ देखिए, डीप नहीं था बट समझ में आ रहा था, बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच बेटा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ देखिए, ये देखिए अब एक्चुअली में बात क्या है कि अब हम ये नहीं लेकर बैठ सकते कि आज एक टॉपिक पढ़ाए कल एक टॉपिक पढ़ाए, इतना समय नहीं है भैया। ठीक है, और मुझे वो ब्लेम बिल्कुल भी नहीं लेना है कि आपकी वजह से फेल हुआ हूं मैं, क्योंकि आपके ऊपर विश्वास करके मैं कोर्स में आया था। ठीक है, ठीक है जी। वो ब्लेम मुझे बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिएगा, तो अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी भाई, और कल सुबह हम लोग 8:30 बजे आपसे मिलेंगे। कल सुबह 8:30 बजे हम आपसे मुलाकात करेंगे, और कल हम लोग क्या है, हमारी पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट एनालिसिस का कल सुबह की क्लास में ख़त्म करेंगे, और शाम की क्लास में चौथी और पांचवी यूनिट और 40+ नंबर एनालिसिस के भी कल कन्फर्म। ठीक है ओके जी, चलिएगा। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और अच्छा एक बात बताओ मुझे कि जैसे आप लोगों ने पेन किलर बैच ज्वाइन किया, अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप लोगों ने ज्वाइन किया पेन किलर बैच, राइट, ज्वाइन किया पेन किलर बैच, तो पेन किलर बैच में ज्वाइन करने के बाद में आप लोगों को खुशी हुई या दुख हुआ? वेरी नाइस क्लास, थैंक यू सो मच बेटा जी। मतलब कि इज द थिंग इज सेटिस्फाइड कि हाँ मैंने 299 रुपए दिए हैं तो ठीक है, हाँ मैं सेटिस्फाइड हूं कि हाँ 299 रुपए में अच्छा कंटेंट मिल रहा है। कैसा लग रहा है? मतलब कंटेंट पूरा चेक किया हो या नहीं कि बस ज्वाइन कर लिया और अब बैठ गए कि हाँ बस अब तो यही कराएंगे? कंटेंट चेक किया पूरा का पूरा, क्या मिला हुआ है कोर्स के अंदर, अगर नहीं? क्योंकि जैसे आप लोगों के हालात है उसके अनुसार तो मुझे लगता नहीं है कि तुमने चेक किया होगा, पर बाकी तुम्हारे ऊपर विश्वास है मुझे, तुम सही बोलोगे। एक्सीलेंट सर, अच्छा लग रहा है।
सेकंड सेमेस्टर का मास्टर कोर्स भी ले लिया है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सेटिस्फाइड सर, ओके, यस सर, अच्छा लग रहा है। एग्जाम खत्म होते ही सेकंड सेमेस्टर बाय कर लूंगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अच्छा लग रहा है, गुड कंटेंट। फिर तो ठीक, फिर तो ठीक है भाई, है ना भाई। देखो आप खुश हो तो फिर तो और क्या चाहिए। ठीक है, चलेगा, हैप्पी सर, ओके ओके। और देखो प्यारे बच्चों, मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं कि देखो पेन किलर बैच में अभी तक हजारों स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं और डेली लाइव में अप्रोक्सीमेटली 750 850 बच्चे इस तरीके से लाइव में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी पीछे मत हटो, जल्दी से आ जाओ पेन किलर बैच में, क्योंकि कि इस तरीके से धमाकेदार चीजें पहले से ही पेन किलर बैच में प्रोवाइड हो रही है, पहले से पहले ही प्रोवाइड कराई जा रही है। यूट्यूब पर वो चीजें सारी की सारी हम नहीं प्रोवाइड करा सकते जो ऐप पर दे सकते हैं, क्योंकि ऐप हमारे अकॉर्डिंग चलता है, यूट्यूब के अकॉर्डिंग चलता है। तो जल्दी से आ जाओ और पेन किलर बैच में ज्वाइन कर लो। 299 रुपये, यार कितना होता, कहीं आप बाहर पार्टी करने बैठोगे ना 2000 रुपये उड़ा दे तो 299 रुपये क्या है। तो जल्दी से आ जाओ, पेन किलर बैच में ज्वाइन कर लो। और कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी होती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपके पुनीत भैया आप लोगों के साथ में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बच्चा जी, बाय बाय, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। और स्टे कनेक्टेड विद बीएसपी फार्मेसी, क्योंकि फार्मा है बहुत आसान, बीएसपी फार्मेसी है बच्चों की जान। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चा जी, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।